चलिए अब हम लोग सब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। ऑब्जेक्टिव आप लोगों को खत्म हो चुका है और अब हम सब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। सब्जेक्टिव में सबसे पहले हम इतिहास, उसके बाद भूगोल, नागरिक और अर्थशास्त्र करेंगे। आप हमारे चैनल प्रियदर्शी ईडीयू को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और कोई भी परेशानी हो तो कमेंट अवश्य करें और उसको हम जानकारी देंगे। जो भी प्रश्न पूछना होगा उसको हम जानकारी देंगे और विश्वास कीजिए कि 100% तो नहीं लेकिन 99% मेरा गेस लड़ता है। तो चलते हैं अब हम लोग सब्जेक्टिव की ओर। क्वेश्चन रहेगा 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। इसका आंसर लिखना है। लुई फिलिप एक उदारवादी एवं महत्वाकांक्षी शासक था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किया और अपना प्रधानमंत्री गीजो को बनाया, जो एक कट्टर प्रक्रियावादी था और वह पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक था। उसने फ्रांस में एक भी समाज कल्याणकारी कार्य नहीं किया, जिससे फ्रांस में भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई। और इसी बीच गीजो के द्वारा एक महाभोज का आयोजन किया गया, जिसका विरोध होने लगा। विरोध की आग इतनी प्रबल हो गई कि लुई फिलिप को गद्दी छोड़कर के भागना पड़ा। इतिहास में इसी घटना को 1848 की क्रांति के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन रहेगा, यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस प्रकार सहायक सिद्ध हुआ। आंसर, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना को फैलाने में फ्रांस की राजक्रांति एवं नेपोलियन बोनापार्ट की आक्रमक नीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। यूरोप में अभियानों के द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचाया तथा नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी तथा इटली के राज्यों को भौगोलिक परिधि से बाहर निकालकर वास्तविक रूपरेखा प्रदान करना चाहता था, जिससे इटली व जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। अगला क्वेश्चन रहेगा, इटली के एकीकरण में काउंट काबूर के योगदानों की चर्चा करें। चलिए आंसर, काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिक एवं राष्ट्रवादी था। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस से दोस्ती कर लिया और दो बड़े शहर नीस और सिवाय फ्रांस को देने का वादा किया, क्योंकि फ्रांसीसी की मदद के बिना इटली का एकीकरण संभव नहीं था। इसी बीच पिडमोंट सीमा संबंधी विवाद से युद्ध प्रारंभ हो गया। इस युद्ध में फ्रांस ने पिडमोंट का साथ दिया, जिससे ऑस्ट्रिया पूरी तरह से पराजित हो गया और इटली का 2/3 भाग एकीकृत हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा, मेटरनिक युग क्या है। अगला क्वेश्चन रहेगा, मेटरनिक क्या है। आंसर, मेटरनिक के शासन काल को मेटरनिक युग कहते हैं। मेटरनिक पुरातन व्यवस्था को पुनर्स्थापना करना मेटरनिक का मुख्य उद्देश्य था। चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा, जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दें। जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दें। चलिए आंसर, 401 निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। उसने फ्रांस में राष्ट्रीयता तथा जनवादी आंदोलन की भावना को दबाने का कार्य किया। उसने अपना प्रधानमंत्री प्लेगनिक को बनाया। उसने समान नागरिक संहिता के स्थान पर पूंजीपति वर्ग को विशेषाधिकार से सुशोभित किया। उसने उदारवादी जनता से पोलेमिक का विरोध करने लगा।
चार दशम ने इस विरोध को दबाने के लिए 4 प्रकार का आदेश जारी किया, जिससे वहां की जनता क्रुद्ध हो गई और विद्रोह प्रारंभ कर दिया। विद्रोह की आग इतनी प्रबल हो गई कि 4 को गद्दी छोड़ करके भागना पड़ा। इतिहास में इसी घटना को जुलाई 1830 की क्रांति के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था, कैसे? नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था, कैसे? आंसर, लेनिन एक कुशल सामाजिक चिंतक एवं राजनीतिक था। उसने देखा कि रूस में तत्काल पूरी तरह से सामाजिक व्यवस्था लागू करना संभव नहीं है और पूंजीवादी दुनिया से टकराना भी संभव नहीं है, जिसके कारण नई आर्थिक नीति में मार्क्सवादी सिद्धांतों को पूर्ण लागू नहीं कर सका। अतः हम कह सकते हैं कि नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था। अगला क्वेश्चन आएगा, कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। आंसर, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में हुआ था। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था। कार्ल मार्क्स बोन विश्वविद्यालय में बीडी की शिक्षा प्राप्त किया। कार्ल मार्क्स दार्शनिक हीगल के विचार से सबसे अधिक प्रभावित हुए। रूसो, मोंटेस्क्यू के विचार से भी प्रभावित थे। उनका विवाह बचपन के मित्र जेनी के साथ कर दिया गया। उन्होंने 1867 में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा गया। कार्ल मार्क्स विश्व के उन गिने चुने शुभचिंतकों में हैं जिसे इतिहास की व्याख्या को व्यापक रूप से प्रभावित किया। कार्ल मार्क्स ने मुख्य रूप से 5 सिद्धांत दिए। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, दूसरा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, तीसरा इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, चौथा मूल एवं अतिरिक्त मूल का सिद्धांत, पांचवा राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना। हो ची मिन्ह के विषय में संक्षिप्त वर्णन करें। हो ची मिन्ह के विषय में संक्षिप्त वर्णन करें। आंसर, हो ची मिन्ह का पूरा नाम न्यूगन आई का बुक था, जिसने समाजवादी छात्रों का एक गुट बनाया। वह समाजवाद से प्रेरित होकर 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया और सैनिक प्रशिक्षण दिया। 1930 ईस्वी में बिखरे हुए राष्ट्रवादियों गुटों को एकत्रित कर वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया, जो पूर्णतः उग्र विचारधारा पर चलने वाली पार्टी बनी। चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा, फ्रांसीसी शोषण के साथ साथ उसके द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यों की समीक्षा करें। आंसर, फ्रांसीसियों ने प्रारंभिक शोषण व्यापारिक नगरों एवं बंदरगाहों से शुरू किया। फ्रांसीसियों ने सबसे पहले कृषि योग्य भूमि बनाया। कहा जाता है कि समुचित सिंचाई कृषि व्यवस्था से वियतनाम चावल के उत्पादन में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश बना और इसी दौरान हिंद चीन में संरचनात्मक विकास तीव्र गति से होने लगा। रेलवे, सड़क, यातायात के साधन पूर्णतः विकसित किया, जिससे हम कह सकते हैं कि फ्रांसीसी ने हिंद चीन में शोषण के साथ साथ सकारात्मक कार्य भी किया। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, कैसे? आंसर, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। असहयोग आंदोलन से पहले इतना बड़ा आंदोलन में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग नहीं लिया था। इस आंदोलन में अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार कर होलिका जलाई गई। बड़ी संख्या में लोग स्कूल, कॉलेज, न्यायालय, सरकारी कार्यालय आदि का बहिष्कार करने लगा और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर विशेष बल देने लगा। इस आंदोलन में समाज के सभी वर्गों ने भाग लिया। इस आंदोलन के साथ अंग्रेज सरकार को कमजोर एवं नैतिक रूप से पराजित किया गया। अतः हम कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था।